Good evening, everyone. This is Dr. Siddharth Rai. I'm a consultant orthopedic surgeon currently practicing in Borpeta at Seva Nursing Home and Polyclinic. तो आई होप अब तक आप सबको पता चल गया होगा मेरे बारे में that I have a YouTube channel by the name of Dr. Siddharth Rai where I try to update you about the common orthopedic ailments. I mean वही सीरीज अभी तक चल रही है तो उसी के अंतर्गत हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके सामने और एक वीडियो या ये कह लीजिए और एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चलिए मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ, क्योंकि चलिए इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि ये इस चीज़ को लेके बहुत लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो ऐसा कभी आपको फील हुआ है क्या कि अगर आप बहुत देर तक एक स्टैटिक पोजीशन में अपने रिस्ट जॉइंट को रखते हैं, अर्थात जैसे कि सपोज आप स्टीयरिंग व्हील बहुत देर तक पकड़ लेते हैं या सपोज आप अपने फ़ोन पर बहुत देर तक बात करते हैं, तो आपको अपने हाथों में अपने रिस्ट जॉइंट में इस एरिया में, यानी कि जो आपकी रेडियल 3.5 डिजिट्स होती है मेरे हाथ की 1, 2 एंड 3.5 एग्जैक्टली, इस पोर्शन में किसी भी तरह की पेन अर्थात दर्द, किसी भी तरह की नमनेस अर्थात छूने से पता नहीं लगने वाली फीलिंग, एक नम करने वाली फीलिंग जैसा हमें ठंडा लगते वक्त होता है, या फिर किसी भी तरह की झंझनाहट, ऐसा फील होती है क्या? अगर आपको ऐसा कभी भी फील हुआ है या आपके जान पहचान के या आपके किसी फ्रेंड या आपके किसी रिलेटिव या फैमिली मेंबर को ऐसा फील हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ट्यून इन रहिए इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे ह्यूमन बॉडी की मोस्ट कॉमन कॉम्प्रेसिव न्यूरोपैथी के बारे में, अर्थात हमारे बॉडी में जो नर्व्स रहती हैं उन पर प्रेशर पड़ने की वजह से जो मोस्ट कॉमन न्यूरोपैथी अर्थात नर्व की बीमारी होती है उसके बारे में। तो क्या है वो बीमारी? यस, फॉर दोज ऑफ यू हु नो इट बाय नाउ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिसको ये बारे में पता नहीं है मैं खुद ही बता दूं, ये बीमारी है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो आज का वीडियो हम कार्पल टनल सिंड्रोम के ऊपर बनाएंगे और आज की इस पूरे वीडियो में हम कार्पल टनल सिंड्रोम के ऊपर ही बात करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया मैंने, कार्पल टनल सिंड्रोम आपकी बॉडी की मोस्ट कंप्रेसिव न्यूरोपैथी है। अब एग्जैक्टली कार्पल टनल सिंड्रोम होती क्या है दोस्तों? तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे जो हैंड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व रहती है जिसको हम कहते हैं मीडियन नर्व, MEDIAN, मीडियन नर्व। तो ये जो नर्व है ये हमारे रिस्ट जॉइंट में पास करते हुए जब हमारे हाथ की तरफ आती है तो वहां पे एक कैनाल के थ्रू पास करती है जिसमें हम कहते हैं कार्पल कैनाल या कार्पल टनल। अब ये जो कार्पल टनल है दोस्तों, ये एक ऑस्टियोफाइब्रस कैनाल है, अर्थात इस कैनाल को हड्डियां भी बनाती हैं, इसमें सॉफ्ट टिश्यू भी रहते हैं और इसमें बहुत सारे टेंडेंस भी रहते हैं। आपके फोर आर्म्स, जैसे कि आप यहाँ मेरा फोर आर्म देख पा रहे हैं, यहाँ के जितने भी मसल्स हैं वो 9 टेंडन इस कैनाल से पास करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज की वजह से अगर आप सोचिए नर्व के ऊपर प्रेशर पड़े तो इस नर्व की जो कॉम्प्रेशन की वजह से सिम्टम्स क्रिएट होती है उसे ही हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, और अगर आप इसे कॉजेस की तरफ देखना चाहें तो ये होता कहाँ है? देखिए 30 to 60 ईयर्स की फीमेल में ये सबसे ज्यादा कॉमन है। जनरल पॉपुलेशन में इसका इंसिडेंस एज हाई एज 15% हो सकता है, और ये जनरली ऐसे लोगों में होता है जो रिस्ट के कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे कि आप किसी टाइपिस्ट को देख लीजिए जिन्हें अपने रिस्ट जॉइंट को कंटिन्यूअस इस तरह से मोड़ना पड़ता है, इस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन कहते हैं। तो जो लोग इस तरह के मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ज्यादातर ये बीमारी पीड़ित करती है, और ये बीमारी पहले तो बहुत कम सीवियर फॉर्म में रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप रिस्ट को अगर स्टैटिक पोजीशन में रखेंगे तब आपको सिम्टम्स फील होंगी, पर कभी कभी लास्ट की तरफ जाके ये बीमारी इतनी सीवियर हो जाती है कि आपको रात में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, रेस्ट में भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और इसकी झिंझिनाहट काफी सीवियर होती है जो आपके घर के सारे एक्टिविटीज डेली एक्टिविटीज को भी काफी हैम्पर करती है। तो अब जहां तक कॉजेस इज कंसर्न, तो कार्पल टनल आप ऐसा सोच लीजिए एक पाइप है जिसके अंदर से एक नर्व जा रही है। अब उस नर्व पे प्रेशर कैसे पड़ सकता है? या तो उस कैनाल की डायमीटर या उस कैनाल की विड्थ छोटी हो जाए, पहला रीजन, या तो वो जो नर्व है या उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर है उनमें कुछ बीमारी हो जाए जिस वजह से नर्व के ऊपर प्रेशर पड़े। तो यही 2 सिंपल कारण है आपके कार्पल टनल सिंड्रोम होने के। तो डिवाइडेड ब्रॉडली एंड टू स्टेट सम ऑफ द कॉमन रीजंस, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखा जाता है जहां पे आपकी जॉइंट आर्थराइटिक हो जाती है, उस वजह से कैनाल की डायमीटर कम हो जाती है। आपको नर्व का कोई भी ट्यूमर हो गया उसमें भी बीमारी देखी जा सकती है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉज जैसे कि हम कहते हैं वो है रिपीटेड ओवरयूज या रिपीटेड मैकेनिकल एक्टिविटीज। तो ऐसे कोई भी कारण जिसकी वजह से आपके अंदर इस टनल के अंदर नर्व पे प्रेशर पड़े वो कार्पल टनल को लीड करते हैं। बट द मोस्ट कॉमन कॉज फ्रेंड्स इज एंड विल ऑलवेज बी मैकेनिकल ओवरयूज,
क्योंकि यही मोस्ट कॉमन एसोसिएशन है कार्पल टनल के साथ। इसके अलावा हाइपोथायरॉइडिज्म, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या वो सब कंडीशंस जिसमें आपके कार्पल टनल के अंदर प्रेशर बढ़ सकती है, उन सब कंडीशन में भी इसकी कंप्रेशन देखी जाती है। अब हम क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स अर्थात जब एक पेशेंट कार्पल टनल सिंड्रोम से पीड़ित होता है तो उसे होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 हॉलमार्क फीचर है इस डिजीज के। पहली हो गई पेन, दूसरी हो गई नमनेस, तीसरी हो गई पैरास्थेशिया, जो कि टिपिकली ये आपकी जो 3 फिंगर है, ये 3 फिंगर एंड हाफ, ये 3.5 फिंगर्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, क्योंकि मीडियन नर्व इन्हीं सब चीजों को सप्लाई करता है। लास्ट के स्टेजेस में जाके अगर बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो आपको धीरे धीरे मोटर वीकनेस भी आने लगती है, अर्थात आपके रिस्ट की स्ट्रेंथ कमने लगती है। तो जब भी बीमारी आपको हो जाती है या आपको कार्पल टनल हो तो आप उसको घर पे कैसे पहचान पाए, आइए मैं आपको 2 सिंपल से टेस्ट दिखा देता हूं जो आप घर पे करके आप अपने आप को सेल्फ डायग्नोस करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे हम सेल्फ डायग्नोस करना एडवोकेट नहीं करते हैं, बट फिर भी जनरलाइज जिन्हें मतलब बहुत ही डाउट है कि उन्हें है या नहीं, वो ये टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि सीवियर केसेस में टेस्ट पॉजिटिव रहते हैं। तो आपको करना क्या है, आपकी जो कार्पल टनल है उस पर आप 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए प्रेशर दीजिए और वो प्रेशर देने के बाद आप इसे रिलीज कर दीजिए। अगर प्रेशर देते वक्त आपको सेम सिम्टम्स फील होती है जैसा कि आप नॉर्मली फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इट इज हाईली सेंसिटिव एंड नॉट स्पेसिफिक बट हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स कार्पल टनल सिंड्रोम। ये दिखाता है कि आपकी मीडियन नर्व कार्पल टनल में कॉम्प्रेस्ड है। इसके अलावा एक टेस्ट है जिसे हम कहते हैं फेलेंस टेस्ट या फेलेंस साइन, जिसे रिवर्स प्रेयर साइन भी कहा जाता है। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना ऐसे कीजिए। अगर आप इस तरह से प्रार्थना करने जाएंगे और अगर आपको ये बीमारी है तो आपकी सारी सिम्टम्स, पेन, पैरास्थेशिया एंड नमनेस अर्थात दर्द, सुन्न हो जाना और झिंझिनाहट होना फिर से इन रेडियल 3.5 डिजिट्स में आ जाएगा। और ये भी एक सिंपल सा टेस्ट है जो कि आप अपने फिजिशियन के हेल्प से, हमारे हेल्प से या कभी कभी घर पे करके ही अपने सिम्टम्स को कंफर्म कर सकते हैं। जब आपको एक बार ये बीमारी हो जाती है तो हम इसे इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं ऑर्थोपेडिक्स में। देखिए, कार्पल टनल सिंड्रोम की डायग्नोसिस मोस्टली क्लिनिकल है। क्लिनिकल अर्थात कि आपके सिम्टम्स और आपके सिम्टम्स की ड्यूरेशन और आपके सिम्टम्स को एग्रावेट करने वाली चीजें ही सफिशिएंट होती है डायग्नोसिस करने के लिए। पर कभी कभी हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, यानी कि हम नर्व की जो कंडक्शन वेलोसिटी होती है उसको टेस्ट करते हैं। अगर उसमें हमें थोड़ा सा स्पीड कम होता हुआ दिखता है, ये सिंपल से एक टेस्ट है जो नर्व के थ्रू आपकी इंपल्सेस किस स्पीड में जा रहे हैं वो टेस्ट करती है। अगर हमें रिस्ट में आपकी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी थोड़ी सी कम दिखती है तो ये एक पॉजिटिव साइन है कार्पल टनल सिंड्रोम होने का। या हम कभी कभी इलेक्ट्रोमायोग्राफी का हेल्प लेते हैं राधा। इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होती है, जो आपकी मसल के पावर को टेस्ट करती है। इस टेस्ट से भी कार्पल टनल सिंड्रोम कभी कभी इन्वेस्टिगेटिव टूल, इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी इन्वेस्टिगेटिव टूल की तरह यूज किया हुआ जाता है। तो अब चलिए, इतने सब कुछ जानने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक सबसे कॉमन कॉम्प्रेसिव न्यूरोपैथी है। आपको स्टार्टिंग की बीमारी में स्टैटिक पोजीशन में पेन होता है, इसलिए आप इसको इग्नोर करते हो जनरली। लास्ट में इतनी सीवियर हो जाती है कि झंझनाहट काफी तरह से आपको इफेक्ट करती है आपके लाइफस्टाइल में। देखिए, हम सब अपना सारा काम रिस्क से ही करते हैं, तो ऑलमोस्ट डे टू डे की सारी एक्टिविटीज इफेक्ट हो जाती है। नाइट में भी सीवियर पेन होना स्टार्ट हो जाता है और इसके काफी एसोसिएशंस हैं, पर मोस्टली बीमारी, जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, इडियोपैथिक रहती है। इडियोपैथिक अर्थात इस बीमारी का कोई पर्टिकुलर कॉज हम डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अब इस बीमारी को हम मैनेज कैसे करें या इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करें, चाहिए हम उस टॉपिक पे बात। सो इतनी कॉमन न्यूरोपैथी के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है ऑर्थोपेडिक्स में, या ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इसको डील कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, द मोस्ट कॉमन एडवाइस थ्रू दिस चैनल और थ्रू दिस वीडियो दैट आई लाइक टू गिव यू इज you restrict the activity that is causing you the pain. That is the best treatment to conditions that arise out of overuse या मैकेनिकल ट्रॉमा। तो आप एक चीज को एक गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये कंडीशन ओवरयूज या रिपीटेटिव एक्टिविटीज की वजह से होती है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट एक्टिविटी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना या थोड़ा सा कर्टेल कर देना, उससे ऊपर हो ही नहीं सकती है। वी टॉक अबाउट अर्गोनॉमिक्स। अब मैं आपको सिंपल से टिप देता हूं, अगर आप अपने ऑफिस में बैठ के इस तरह से टाइप कर रहे हो जिसमें आपको रिस्ट की फ्रैक्शन ज्यादा हो रही है, तो एक सिंपल सा एडजस्टमेंट, जैसे कि आपने अपने प्रिंटर को ऊपर ला दिया जिसमें आप सेम लेवल पे रिस्ट को फिंगर से टाइप कर पा रहे हो, पर आपकी रिस्ट की मूवमेंट इतनी नहीं हो रही है, इस बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। सो बी स्मार्ट, वर्क इन अ स्मार्ट वे। थिंग्स और मूवमेंट्स दैट कॉज यू पेन, डू नॉट keep on repeating them so that your condition gets aggravated. That is my advice number 1. Advice number 2 is I'll say medicines. ठीक है, अगर आपकी पेन एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन के बाद या सपोज नहीं कम रही है, आपको रात में भी पेन होना स्टार्ट हो गया है, तो समटाइम्स वी गिव यू नाइट स्प्रिंट्स।
नाइट स्लीप मतलब क्या होता है कि रात में आपके हाथ को रेस्ट के पोजीशन में रखने के लिए। और ओरल मेडिकेशन नॉर्मल एनाल्जेसिक, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये सब हम यूज करते हैं। किसी किसी केसेस में, रिफ्रैक्टरी केसेस में, वी इवन गिव स्टेरॉइड इंजेक्शंस इनसाइड द कार्पल टनल सो दैट हम लोग आपके इन्फ्लेमेशन को कमा के नर्व के ऊपर की प्रेशर को कमा सके। पर अनलाइक अदर कंडीशंस, द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अगर आप मुझसे पूछे कार्पल टनल का, तो टिल डेट इट इज सर्जरी। नाउ व्हाट इज दिस सर्जरी? दिस सर्जरी सिंपली आर्थ्रोस्कोपिक और ओपन कार्पल टनल रिलीज, अर्थात हम या तो सर्जरी करके आपके रिस्ट जॉइंट में कार्पल टनल को एक्सपोज करके, या तो आर्थ्रोस्कोपिकली पॉट्स बना के, ट्यूब भरा के आपके कार्पल टनल के कंटेंट्स को रिलीज कर देते हैं। अर्थात हमने फ्लेक्सर रेटिकुलम बोल के एक शीट होती है उसको काट दिया, या कुछ भी ऐसा प्रोसीजर कर दिया जिस वजह से आपकी कार्पल टनल में प्रेशर कम जाए, वही एक मेनस्टे ट्रीटमेंट है। क्योंकि अगर आपकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल होती है, जो कि अगर आप इनिशियल स्टेज में बीमारी को नहीं पकड़ पाओगे तो इट्स बाउंड टू फेल, तब सर्जरी इज समथिंग दैट यू हैव टू रिजॉर्ट टू। एंड सर्जरी इन केस ऑफ कार्पल टनल इज नॉट अ बिग हेडेक, इट्स अ डे केयर सर्जरी। आप आइए, शाम को सर्जरी कराइए और रात को वापस घर चले जाइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्पल टनल को आप इनिशियल स्टेजेस में प्लीज बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। इस वीडियो के थ्रू मेरा मैसेज आपके लिए यही था। आप अपने सिम्टम्स को लेके थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, जागरूक रहिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द डिजीज एट एन अर्ली स्टेज, यू कैन गेट अ बेटर कंसल्टेशन एट एन अर्ली स्टेज, एंड यू कैन विन द डिजीज बिफोर द डिजीज विन्स यू। So that is my message for today, and I'd like to conclude by saying, please subscribe my channel, like, comment and share this video. It gives me a great honor and great pleasure कि मैं आपके सामने बैठ के हर वीक ऐसा वीडियो बना सकूं, और बना रहा हूं, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। आई नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन।